हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज की हम क्लास लेके आए हैं वो मध्यकालीन भारत के इतिहास की है। इसमें हम गुलाम वंश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला। ठीक है, गुलाम वंश की जो समय सीमा है वो अच्छे से नोट कर लीजिए। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है गुलाम वंश कब से आरंभ हुआ, 1206 से। गुलाम वंश का अंत कब हुआ, 1290 तक। कभी कभी फुल सीमा पूछ लेता है। तो गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। गुलाम वंश का नाम गुलाम वंश क्यों रखा गया, इसके बारे में पहले देखते हैं। दिल्ली पर शासन करने वाली सुल्तान 3 अलग अलग वंशों के थे। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश का था, इल्तुतमिश शमसी वंश का था और बलबन बलबनी वंश का था। ठीक है, इन 3 के द्वारा ही गुलाम वंश की स्थापना की गई। ये मुख्य रूप से ये 3 ही गुलाम थे, इन्हीं के द्वारा ये गुलाम वंश चलाया गया, इसलिए इसे गुलाम वंश कहा जाता है। ठीक है, आरंभ में इसे दास वंश या गुलाम वंश कहा जाता था। ठीक है, कुतुबुद्दीन किस वंश का था, कुतुबी वंश का था। इल्तुतमिश शमसी वंश का था। बलबन बलबनी वंश का था। ठीक है, बहुत बड़े ये तीनों ही शासक हुए, गुलाम वंश के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आगे चलिए, पेन ले लो एक सेकंड में। हाँ जी, अब देखिए आगे है इस वंश। देखो दास वंश, ये कह रहे हैं आरंभ में से दास वंश का नाम दिया गया था क्योंकि इस वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। दास वंश या गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, ध्यान रखना। इल्तुतमिश और बलबन भी इसी वंश के थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक और बलबन भी दास वंश के थे। इल्तुतमिश और बलबन भी दास वंश के थे, यानी दास थे, किंतु इस शब्द को मान्यता नहीं मिली। बाद में इस शब्द को मान्यता नहीं मिली क्योंकि इस वंश में 11 शासकों में से केवल 3 शासक, ठीक है, ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये 3 ही गुलाम थे। इसके बाद जो शासक है उन्हें दासता या गुलामी के मुक्ति का प्रमाण पत्र मिल गया था, इसलिए वो गुलाम नहीं थे। मुख्य रूप से 3 शासक गुलाम वंश में हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। ठीक है, सभी किसी न किसी के गुलाम थे, इसलिए इसे गुलाम वंश कहा गया। आगे सत्ता ग्रहण करने से पूर्व दासता मुक्त कर दिए गए थे। ठीक है, आगे कुछ इतिहासकारों ने इसे इलिबरी वंश का नाम दिया था। आगे बढ़ते हैं। कुछ इतिहासों ने इसे इलिबरी वंश नाम दिया था, परंतु यह शब्द उचित नहीं माना गया क्योंकि सभी शासक इलिबरी जाति से संबंधित नहीं थे। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक केवल इलिबरी जाति से था। कुछ लोगों ने कहा जो गुलाम वंश है वो इलिबरी वंश था, लेकिन क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो अकेला इलिबरी जाति का था। बलबन था वो इलिबरी तुर्क था। बलबन स्वयं को इलिबरी तुर्क कहता था, किंतु उसके दरबारी इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज के तथ्य से सिद्ध नहीं होता है। प्रथम इलिबरी तुर्क शासक इल्तुतमिश था। यहाँ कन्फ्यूजन बनी हुई है। अजीज अहमद ने इन शासकों के लिए दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासकों का नाम दिया था। ये कुछ विद्वान हैं, वो अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। इनके अनुसार शासकों के लिए वंश शब्द का प्रयोग
अनुचित था। आगे है कुछ इतिहासकार इन्हें संक्षेप में आदि तुर्क भी कहते हैं। ठीक है, कुछ इतिहासकारों ने इन्हें क्या कहा है, संक्षेप में आदि तुर्क भी कहा है। अंततः हबीबुल्लाह द्वारा प्रस्तावित नाम मामलूक शासक ही सर्वाधिक मान्य है। ठीक है, जो मामलूक शासक है ये सभी लोगों ने इसे मान्य किया है। मामलूक जो शब्द वो अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, आप याद रखना, जिसका अर्थ गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिताओं से उत्पन्न वंशों से है। मामलूक किसे कहा जाता है? ऐसा बच्चा जो गुलामी से मुक्त माता पिताओं से उत्पन्न हुआ है उसे कहा जाता है मामलूक। इस प्रकार 1206 से 1290 तक के भारत पर शासन करने वाले शासकों को मामलूक नाम से संबोधित किया जाता है। मामलूक वंश के कुल 11 शासकों ने 84 वर्ष तक शासन किया है। कितने थे मामलूक वंश के? कितने, ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। मामलूक वंश से कितने शासकों ने शासक किया है? 11 शासकों ने शासक किया है। कितने वर्ष तक किया है? तो वो 84 वर्ष तक किया है। अब बढ़ते हैं आगे। प्रमुख शासक, जो गुलाम वंश था इसके प्रमुख शासक के बारे में देखते हैं। प्रमुख शासक, पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तुर्की साम्राज्य का ध्यान रखना, शब्दों पर गौर करना। तुर्की साम्राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, जिसने भारत में की थी। यानी कि भारत में तुर्की साम्राज्य स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। ठीक है, तुर्कों की ओर से जो प्रथम शासक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी। ठीक है, जब दिल्ली की गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा तो उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि केवल मालिक या सिपा सलाहकार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा। उसने अपने आप को सिपा सलाहकार या फिर मलिक या फिर सिपा सलाहकार की पदवी से ही संतुष्ट रहा। अब आगे बढ़ते हैं। चीज़ें यहाँ से अच्छे समझ में आ रही होंगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ जी, ऐबक ने अपने नाम का खुतबा न तो खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। ऐबक ने खुतबा भी नहीं पढ़वाया और न सिक्के चलाए। न तो अपना खुतबा पढ़वाया, ठीक है, और ना ही अपने नाम के सिक्के चलाए। बाद में गौरी के उत्तराधिकारी, अब देखना, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसे मोहम्मद गौरी ने खरीदा था। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए इसे गुलाम कहा गया। इसके द्वारा जो भी वंश चलाया गया उसे गुलाम वंश कहा गया। ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। और मोहम्मद गौरी ने जितने भी भारत के राज्यों पर विजय हासिल की थी, क्योंकि मोहम्मद गौरी का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उसने इस भारत में विजित प्रदेशों का अधिकारी किसे नियुक्त कर दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसी के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में गुलाम वंश की स्थापना की गई, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं में अपने आप में गौरी का गुलाम था। इसलिए उसने कौन से वंश की शुरुआत की? गुलाम वंश की शुरुआत की। अब जो
गौरी का उत्तराधिकारी गियासुद्दीन, ये चचेरा, इसका चचेरा भाई था, गियासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया और उसे दासता से मुक्त कर दिया 1208 में। ध्यान से सुनना, गियासुद्दीन, मोहम्मद गौरी ने इसे दासता से मुक्त नहीं किया था, गियासुद्दीन ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्त किया था। कब? 1208 में। 1206 में उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, लेकिन उसके कार्यों को देखते हुए गियासुद्दीन ने उसे दासता से मुक्त कर दिया, यानी कि उसे स्वतंत्र कर दिया। और उसके लिए ये दासता मुक्ति प्रमाण पत्र इसलिए लेना जरूरी था क्योंकि यदि उसे वैध शासक या कानूनी रूप से शासक बनना है तो उसे दासता से मुक्त होना पड़ेगा। तो इस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए गियासुद्दीन ने उसे दासता से मुक्त कर दिया। इतनी बातें हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में आगे की कहानी। चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिएगा, ऐबक ने 1206 से 1210 तक लगातार लाहौर से ही शासन किया। पूछ लेता है क्वेश्चन, 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पर थी? तो याद रखना उसकी लाहौर में थी। यानी कि भारत में जो भी उसके स्टेट थे, जो भी जिला, जो राज्य थे, उन राज्यों की देखरेख या उनकी शासन सत्ता कहाँ से चलती थी? लाहौर से चलती थी। यानी कि लाहौर में उसने राजधानी रखी, लाहौर ही उसकी राजधानी थी। ठीक है, 1206 से 1210 तक, मतलब जब तक उसने भारत पर राज्य किया तब तक वह अपनी राजधानी लाहौर में रखी। उसने दिल्ली की तरफ लेके नहीं आया, उसने अपनी राजधानी कहाँ पर रखी थी? लाहौर में। याद रखना, पूछता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो वो थी लाहौर में। आगे बढ़ते अब, मिनाउजुद्दीन सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक वीर एवं उदार हृदय वाला सुल्तान बताया। और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वह लाखों में दान दिया करता था और अपनी असीम उदारता के लिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि वह लाखों में इनाम देता था। हसन निजामी और फक्र ए मुनव्विर को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। यानी कि जो हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में रहते थे। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यूपी PCS, UPSC, यूपी SSSC, यूपी पेट, लेखपाल, UPSI, यूपी पुलिस, CDS, NDA, कोई सा भी एग्जाम होता है, SSC, GD, सब में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इनको अच्छे से देखिए, समझिए, केवल सुनते जाइए, चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। आगे देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुईनुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुबुद्दीन की नींव रखी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना। जो दिल्ली में कुतुब मीनार है वो किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा, किस सूफी संत के नाम पर बनवाई थी? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जिसे पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। नींव रख के वो चला गया, पूरा नहीं करवा पाया, लेकिन इसका पूरा जो निर्माण कराया वो इल्तुतमिश ने कराया। अब तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गौरी ने ऐबक को अपनी मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया था। देखिए, बैकग्राउंड की बात है ये। जब तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है, ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, उसी के बाद द्वितीय युद्ध में
तराइन के द्वितीय युद्ध में जब मोहम्मद गौरी की जीत होती है तो जितने भी प्रदेशों पर मोहम्मद गौरी ने जीत हासिल की उन सभी प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किसे किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 1210 में, देखिए अब ये आगे कहानी आ गई। 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली के किस शासक की या गुलाम वंशी के किस शासक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। या कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? चौगान खेलते या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। यहाँ कर चीजें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक का चैप्टर समाप्त होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। वह उस चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाता है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी उसका अनुभवहीन पुत्र, मतलब धनवान सुल्तान का बिगड़ा हुआ बेटा या बुद्धिमान सुल्तान का बिगड़ा हुआ बेटा आराम शाह, नाम भी उसका आराम शाह था, बहुत ही अनुभवहीन था, इसे राज्य करने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, किंतु इल्तुतमिश ने इसे अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अब देखिए इससे बिल्कुल तो अनुभव नहीं था, उसका नाम भी आराम शाह था, पूरी जिंदगी आराम में काटी, पिताजी एकदम भयंकर से शासक थे तो इसने कुछ भी देखा नहीं। और जब इसके पिताजी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा आराम शाह जो अनुभवहीन था, शासन करने का बिल्कुल अनुभव नहीं था, वो शासक बन जाता है। लेकिन उसी में एक व्यक्ति था इल्तुतमिश ने इसे गद्दी से हटा दिया और उस पर खुद अधिकार कर लिया। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, उसका लड़का शासन व्यवस्था संभालने के लिए बैठता है, लेकिन तभी इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था, ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और गुलाम भी था, उसने उसके बेटे कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आराम शाह को अपदस्थ करके दिल्ली यानी गुलाम वंश की गद्दी पर बैठ गया। ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से अधिक ध्यान राज्य के सुदृढ़ीकरण पर दिया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने राज्य विस्तार नहीं किया था कि जितने भी उसके हाथ में जिले या स्टेट थे या राज्य थे उन पर शुद्धिकरण किया था। यहीं तक ये वाला वीडियो फिनिश करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की, आशा करता हूँ चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हिस्ट्री क्लासें, दमदार क्लासें, हर एग्जाम को बूस्ट करने के लिए, हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे वीडियो में आराम शाह के बारे में देखेंगे, फिर इल्तुतमिश के बारे में देखेंगे, फिर आगे जो भी शासक आए उन सभी के बारे में देखेंगे। तो गुलाम वंश का विस्तार से विवरण है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।